अस्सलामुअलैकुम। हम आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और इसके अंदर एसिड बेसिस वाले चैप्टर से एक टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है पीएमडीसी वालों ने, दैट इज़ बफर एंड इट्स टाइप्स। हम इन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स आपके पास पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। 2000 एक है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम, दूसरा उसी रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, थर्ड नंबर पर ली शैटलियर प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्थ नंबर पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फिफ्थ नंबर पर कॉमन आयन इफ़ेक्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सिक्स नंबर पर बफर एंड इट्स टाइप्स, जो एसिड एंड बेसिस वाले चैप्टर से इंक्लूड किया हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा है केमिकल इक्विलिब्रियम और उसको डिफ़ाइन किया है। दो डिफ़ाइंस हैं मुख्तलिफ बुक्स से कंबाइन करके, फेडरल, सिंध और पंजाब। सबसे पहले लिखा है द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर नो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑकर विद टाइम, और या फिर वी कैन डिफाइन इट द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट चेंज। इन दोनों बातों का सिर्फ एक मतलब है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में वो जगह, वो पॉइंट, वो स्टेट जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज ना हो रही हो या नेट चेंज उनका ज़ीरो हो। ओवरऑल चेंज ज़ीरो तब होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, या फिर रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाएंगे। उस स्टेट को हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। चलते हैं आगे। रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं जिन्हें वन बाय वन मैं पढ़ूंगा, बहुत शॉर्ट करके लिखी हैं, समझ में आ जानी चाहिए आपको। सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन को टू वे रिएक्शन भी कहा जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं। डू नॉट गो टू कम्प्लीशन, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी खुद से कम्प्लीशन की तरफ नहीं जाता, ख़त्म नहीं होता। रिएक्टेंट्स डू नॉट कंज्यूम कम्प्लीटली, रिएक्टेंट्स कभी भी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होते। कंसिस्ट बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, इसमें दोनों रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। डिनोटेड बाय हाफ हेडेड डबल एरो, इस तरह की एरो से डिनोट किया जाता है इसको। रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल मैंने लिखी है, N2+3H2 डबल एरो 2NH3, दिस इज सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आपने जहन में रखना है, वन बाय वन मैं पढ़ूंगा। फॉरवर्ड रिएक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हों उस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। रिवर्स रिएक्शन में लिखा है कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट, वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हों उसे रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। सेकंड नंबर पे फॉरवर्ड रिएक्शन फ्रॉम लेफ़्ट से राइट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, जबकि रिवर्स रिएक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट होता है, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। थर्ड नंबर पे लिखा है इनिशियली वेरी फास्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है जबकि रिवर्स रिएक्शन इनिशियली स्लो होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन विद टाइम बिकम्स स्लो, फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है और रिवर्स रिएक्शन विद टाइम्स बिकम्स फास्टर, रिवर्स रिएक्शन टाइम गुजरने के साथ साथ तेज़ होता जाता है। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ली शैटलियर प्रिंसिपल। इसको डिटेल में पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे। ली शैटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। इफ़ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस सच एज कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, the equilibrium is disturbed and tends to shift in a direction to undo the effect of stress imposed। मतलब ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम में है और आप उसको चेंज करते हैं, चेंज कर सकते हैं कंसंट्रेशन से, प्रेशर से और टेम्परेचर से, इनकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और उस डायरेक्शन में जाएगा ताकि चेंज को ख़त्म कर सके।
इस बात को हम समझेंगे आगे तीनों चारों पॉइंट्स की रोशनी में। सबसे पहले मैंने लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन। हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन बाय ली शटलियर प्रिंसिपल। ली शटलियर कहते हैं इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, अगर किसी इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स फास्टर, यानी लेफ़्ट से राइट वाला रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। फिर कहते हैं इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स फास्टर, वापसी आने वाला रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अब देखिएगा इनकी ऑपोजिट बात इसके अंदर ही छुपी हुई है। मैंने यहाँ लिखा इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टर, अगर इसको कह दिया जाए इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड रिवर्स रिएक्शन विल बी फास्टर। यहाँ लिखा है इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बैकवर्ड रिएक्शन फास्टर, अगर कर दिया जाए इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फास्टर। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसी के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। किसी भी रिएक्शन पे प्रेशर और वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा है सॉलिड प्लस लिक्विड्स नो इफेक्ट। वो इक्वेशंस, वो रिएक्शंस जिनमें सॉलिड्स या लिक्विड्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओनली गैसेज आर अफेक्टेड, सिर्फ वो रिएक्शंस जिनमें गैसेस होंगी उनके ऊपर अफेक्ट होगा। यहाँ मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, कंडीशन, एप्लीकेशन एंड रिजल्ट। कंडीशन क्या होगी, हम क्या करेंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले इफ़ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम प्रोडक्ट से ज़्यादा है, इंक्रीज इन प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टर, अब प्रेशर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इफ़ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स डिक्रीज इन प्रेशर रिवर्स रिएक्शन फास्टर, अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है और आप प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज़ लेस देन प्रोडक्ट इंक्रीज इन प्रेशर रिवर्स रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इफ़ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज़ लेस देन प्रोडक्ट डिक्रीज इन प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अगली बात, इफ़ रिएक्टेंट का वॉल्यूम बराबर होगा प्रोडक्ट के वॉल्यूम के, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्वेशन, अगर वॉल्यूम बराबर है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन 3 बातों को मैंने 3 इक्वेशंस के ज़रिए समझाया है। देखिए यहाँ रिएक्टेंट साइड पर टोटल 4 मोल हैं, 4 मोल का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल हैं जिनका वॉल्यूम कम है, यानी रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है। अब अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करेगा, प्रेशर को कम करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन मूव करेगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में रिएक्टेंट के 2 मोल हैं, प्रोडक्ट के 3 मोल हैं, यहाँ प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम है। अब अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा और प्रेशर को कम करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा। तीसरी इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर भी 2 मोल हैं, एक हाइड्रोजन एक आयोडीन, और प्रोडक्ट साइड पर भी 2 मोल हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के। इस इक्वेशन पे आप अगर प्रेशर को बढ़ाएं या कम करें, दोनों सूरतों में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। चलेंगे नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट आएगा, यहाँ भी मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, कंडीशन, एप्लीकेशन एंड रिजल्ट के। अगर आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है और आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है और आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं तो बैकवर्ड यानी रिवर्स रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। इसी तरह अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इन्हीं दोनों बातों को मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाया है। देखिएगा, सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन के अंदर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूँगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन, इसके अंदर
सल्फ़र ट्राइऑक्साइड डिकम्पोज हो रही है सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूँगा तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। पता कैसे लगेगा कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? उसके इंथैल्पी से। अगर किसी रिएक्शन की इंथैल्पी माइनस में है तो दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर किसी रिएक्शन की इंथैल्पी प्लस में है तो दैट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। द लास्ट पॉइंट ऑफ ली शटलर प्रिंसिपल इज़ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से क्या इफेक्ट होगा? बहुत सादा सी लैंग्वेज में लिखा है, कैटलिस्ट minimizes the time to reach equilibrium but does not affect equilibrium position of the system. कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम बनाने में तो मदद करता है, लेकिन एक मरतबा इक्विलिब्रियम बन गया तो कैटलिस्ट की एडिशन से इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इज़ इट क्लियर? चलेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे इसको। मैंने डिफाइन में लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। वो सॉल्ट, वो नमक जो थोड़ा सा हल होता है पानी के अंदर, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो प्रोडक्ट होगा, उस यानी मल्टीप्लिकेशन होगी, उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको मैंने ड्राइव किया कैल्शियम सल्फेट की इक्वेशन से। कैल्शियम सल्फेट आयोनाइज हो रहा है, कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन बना रहा है। केसी की इक्वेशन के मुताबिक केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मैंने प्रोडक्ट को ऊपर रखा और रिएक्टेंट्स को नीचे रखा। ये कैल्शियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी चूँकि कांस्टेंट है, इसीलिए इस तरफ आकर ये के बन जाएगा यानी कांस्टेंट, और के सी इंटू के एस पी के बराबर होता है। के एस पी के माना होते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव आयन इंटू नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। इसके 3 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, पीएमडीसी ने इंक्लूड नहीं किए लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे अच्छे एमसीक्यूज बन जाते हैं। सबसे पहले KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इफ ग्रेटर देन QSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कोशेंट। KSP की वैल्यू QSP से ज़्यादा होगी, इसका मतलब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है और उसके अंदर प्रिसिपिटेट नहीं बनेंगे। अगर KSP की वैल्यू कम होती है QSP से, इसका मतलब है सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है और उसके अंदर प्रिसिपिटेट बनेंगे। अगर KSP की वैल्यू बराबर होती है QSP के, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन सैचुरेटेड है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी प्रिसिपिटेट नहीं बनते। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसकी डिफाइन मैंने लिखी है, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बाय द एडिशन ऑफ अ हाईली सॉल्युबल सॉल्ट विद वन कॉमन आयन। आप किसी भी स्पेरिंगली यानी कम हल होने वाले सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को मज़ीद डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा हल होने वाला सॉल्ट ऐड कर देंगे जिसके अंदर एक आयन कॉमन हो। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है विद द एग्जांपल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पानी में जाकर आयोनाइज होता है सिल्वर पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव में, बट सिल्वर क्लोराइड इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, पानी में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता। मैंने जैसे ही इसमें सोडियम क्लोराइड डाला, ये सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन्स में टूट गया। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन कॉमन हो गया। ऊपर वाले सॉल्ट में भी क्लोराइड आयन है, नीचे वाले सॉल्ट में भी क्लोराइड आयन है, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड ज़्यादा सॉल्युबल था तो ये क्लोराइड आयन वापस की तरफ मूव कर जाएगा और सिल्वर क्लोराइड बॉटम में बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। दिस विल कॉज डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड और ये प्रोसेस कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट। इज़ इट क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका बफर वाला है जो एसिड बेस वाले चैप्टर से इसमें पीएमडीसी ने ऐड किया हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है। इसकी मैंने 2 डिफाइन लिखी हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। बफर एंड देयर टाइप्स। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, वो सॉल्यूशन जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है, चेंज नहीं होने देता, उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। या फिर बुक की डिफाइन क्या है? अ बफर सॉल्यूशन इज़ वन
whose pH is not changed significantly on dilution or even if small amount of acid or base is added at constant temperature। बुक कहती है कि वो सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है जिसकी पीएच तब्दील नहीं होगी अगर हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं, यानी उसमें पानी ऐड कर देते हैं या फिर उसके अंदर थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड कर देते हैं तो भी उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? बफर सॉल्यूशन कहेंगे। बफर्स आपके पास दो तरह के होते हैं, एक को हम एसिडिक बफर कहते हैं, एक को बेसिक बफर कहते हैं। बहुत सिंपल करके मैंने लिखा है ताकि समझ में आ जाए। एसिडिक बफर का मतलब होता है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड को जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेंगे तो उसका जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट को वीक एसिड के साथ मिलाएंगे तो वो एसिडिक बफर का काम करेगा। देखिए, एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, इसको मैंने रिएक्ट करवाया कास्टिक सोडा से जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट बना CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट। इसमें सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड ये दोनों मिलकर एसिडिक बफर का काम करेंगे। एसिडिक बफर करता क्या है? मेंटेन्स एसिडिक पीएच। किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक पीएच को मेंटेन करके रखता है एसिडिक बफर। दूसरा टॉपिक है आपके पास बफर बेसिक बफर। याद रखेंगे, इट इज़ अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आप वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो जो उसका सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट के मिक्सचर के साथ उसे बेसिक बफर कहेंगे। देखिए, मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है इसको रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बना अमोनियम क्लोराइड और वाटर। अमोनियम क्लोराइड साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनका मिक्सचर हमारे पास क्या कहलाएगा? बेसिक बफर कहलाएगा। बेसिक बफर करता क्या है? इट मेंटेन्स पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। ये बेसिक पीएच को मेंटेन करके रखता है। इज़ इट क्लियर? यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें से कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछिएगा। खुश रहें, जीते रहें।